हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, जैसे हमने बोला था, आज हम अपनी नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे सैटर्न के ट्रांजिट को मून लगन से, यानी कि जो आपकी राशि होती है। देखो, कहीं भी जो आपका फर्स्ट हाउस होता है वो आपका लगन असेंडेंट बोला जाता है, बट जहाँ भी आपका मून बैठ जाता है उसे हम राशि बोलते हैं। देखो, मून से लगन से ट्रांजिट को देखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल ठीक। बट चंद्रमा से ट्रांजिट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा आपका माइंड होता है, चंद्रमा आपका थॉट प्रोसेस होता है, कैसा आप सोचते हो। जब जैसा आप सोचोगे ना, कर्म आपके वैसे ही होते हैं। उतना ही आप, जब तक चंद्रमा बलवान नहीं होगा, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं होगा, आप चाहकर भी एफर्ट्स नहीं डाल पाओगे और आपके चार्ट में अच्छे राजयोग भी उतना असर दे ही नहीं पाएंगे जितना उनको देना चाहिए, जब तक चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होता। इसीलिए चंद्रमा की पोजीशन हर चार्ट में देखना, सिर्फ D1 में नहीं, D9, D10, जो भी चार्ट आप ले लो, D7, कोई भी चार्ट ले लो आप, हर चार्ट में, हर डिविजनल चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक चीज़ और भी है समझने वाली, आपकी जो महादशा शुरू होती है वैदिक के हिसाब से बता रहा हूँ, पराशरी के हिसाब से, उसमें जो जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठता है उस नक्षत्र लॉर्ड की दशा आपकी स्टार्टिंग होती है। तो आप ये सोचो, जब आप पैदा हुए हो तो चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड की दशा आपकी स्टार्ट होती है, तो किसी रीज़न से ही तो होगी। लगन के नक्षत्र लॉर्ड की क्यों नहीं होती, सूर्य की लगन नक्षत्र लॉर्ड की क्यों नहीं होती, चंद्रमा की ही क्यों होती है। ठीक है। चंद्रमा इज़ मदर आपको दुनिया में लेके आ रही है। ठीक है। तो इसलिए चंद्रमा से हर चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रमा से भाव भी देखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह आप कुंडली देखते हो, चंद्र लगन से कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरह जहाँ चंद्रमा बैठा हो वहाँ से आपका ट्रांजिट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये सीरीज़ आज हम शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आगे भी, ये थोड़ा लंबी चलेगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, और आगे भी जो हम ट्रांजिट बात करेंगे वो हम दोनों लगन और चंद्र लगन से ही आप डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, मैं अपने वेबसाइट पे आर्टिकल्स डालता रहता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी लेटेस्ट एक आर्टिकल फिर डाला है लव मैरिज के योग्स के ऊपर। अगर आप लोग देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो ज़रूर जाएं वेबसाइट पे पढ़ें। और अगर किसी टाइप की कोई आपको एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स, कंसल्टेशन कुछ भी चाहिए हो तो आप लोग मेरी एस्ट्रोलॉजी पे shikarvats.com पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे, और वहाँ ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए, ये कुंडली हमारी सिंह लगन की है। सिंह लगन में जो हमने बात की थी, शनि का गोचर जो है 8वें भाव में हो रहा था। ठीक है। अब जब भी हमने सिंह लगन से बात की तो हमने 8वें भाव के गोचर को देख के चीज़ों के बारे में बात करी है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जब चंद्रमा है दूसरे भाव में, ठीक है, यानी कि कन्या राशि में। कन्या राशि क्या होती है? कन्या राशि आपकी एनालिटिकल साइन होती है। तो यहाँ आपका चंद्रमा एनालिसिस में ज़्यादा रहेगा, डिटेल ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों में कमियाँ निकालना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ से आपका शनि जो है सप्तम में गोचर कर रहा है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, लगन से तो कुछ भी और चीज़ें जो हमने डिस्कस करी वो ऑलरेडी हैं, वो वीडियो आप जाके देखो। बट जब चंद्रमा से वो सप्तम भाव में शनि गोचर करेगा तो सप्तम भाव की चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा रहेगा अगले 2.5 साल। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका दिमाग है, जैसे मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे शादी रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक मासेस, ये सोशल मीडिया, इन सब पे आगे आना, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप आगे आके लोगों से मिलना, कुछ करना, एक पब्लिक अपीयरेंसेस देना, वो चीज़ों में जो लोग होंगे वहाँ पे वो बढ़ेगा। या फिर आप हो सकता है सोशली लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो। ठीक। उसका रीज़न है कि आप लोग सोशली भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे कुछ लोगों के साथ क्या होगा कि जिनके मैरिज के योग और भी चीज़ों को देख के हो रहे होंगे शुरू, उनका मन ऑटोमेटिकली हो सकता है मैरिज के लिए ओके कर जाए। जो अभी तक मना कर रहे होंगे कि नहीं मैं शादी नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही गोचर होगा उसके कुछ टाइम बाद ही उनका दिमाग चेंज हो जाएगा, उनका मन चेंज हो जाएगा कि नहीं अब शादी कर लेनी चाहिए, अभी बहुत लंबा टाइम हो गया। ठीक है। बट यहाँ पर अभी आप एक चीज़ देखना, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, केतु और राहु यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो जब केतु और राहु यहाँ गोचर करे हुए हैं और शनि यहाँ ऑलरेडी आ जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, जब तक केतु जो है यहाँ नहीं जाएगा सिंह में, ठीक है, इनके लगन में, तब तक इनका चंद्रमा ज़्यादा ग्रसित रहेगा, क्योंकि केतु, राहु और शनि तीनों की उसमें आ जाएगा, एक्सेस में। और यहाँ पर हो सकता है उनके इमोशंस थोड़े से ज़्यादा ऊपर नीचे हों, या हो सकता है थोड़ा परेशान रहे, मानसिक कुछ कष्ट भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट जैसे ही वो गोचर यहाँ करेगा तो उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी, और उनके लिए हो सकता है वो शादी के जो योग बने, शादी का जो मन चेंज हो, वो भी तब जब केतु का गोचर चेंज हो जाएगा, राहु और केतु का, कि राहु यहाँ आ जाएगा और केतु यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जिनका भी चंद्रमा
वर्गो साइन में बैठा होगा सिंह लगन वालों के लिए। हम एक एक लगन में सारे हाउसेस कवर करेंगे, क्योंकि तब हमें पता लगेगा कि चंद्रमा का गोचर कैसे कैसे किन किन उसमें इफेक्ट होगा। अब सिंह लगन वालों के लिए ही, अब यहाँ पर देखो हमें राशि का पता चलता जा रहा है चंद्रमा का, तो वो भी इसमें काउंटर करेंगे। जब लिब्रा में तुला राशि में जाएगा चंद्रमा, तो वो हाँ, तो जिनका तुला राशि में चंद्रमा होगा उनका जो है शनि का गोचर होगा उनके छठे भाव में। ठीक है, अब देखो जो हम लगन से बात कर रहे थे तो हम अष्टम रिलेटेड चीज़ों को बात कर रहे थे कि अष्टम भाव में ज़्यादा प्रभाव रहेगा या जो भी होगा लगन से रिलेटेड चीज़ों में, कि इंसान की डिज़ायर्स किस तरफ जाएंगी, वो किस तरफ, ठीक है, उसका बॉडी सपोर्ट करेगी किन चीज़ों को लेके, डिज़ायर्स कहाँ जाएंगी, उसको क्या चाहता होगा। बट अब चंद्रमा की बात आ गई, तो चंद्रमा से वो छठे घर में, तो छठा घर किस चीज़ का होता है, रोग ऋण रिपु का होता है, कंपटीशन का होता है, सर्विसेज का होता है, ठीक है, अर्थ त्रिकोण होता है। तो जब यहाँ पर चंद्रमा जाएगा तो हो सकता है कि शनि, देखो शनि और चंद्रमा का जो रिलेशन है वो थोड़ा तो नेगेटिव माना ही जाता है, मतलब कि चंद्रमा को थोड़ा शनि परेशानी देता ही है, तभी देखो 7.5 भी आती है, चीज़ों में फ़र्क आता है। तो जब छठे में आएगा तो हो सकता है कि बॉडी डिजीज़ के लिए थोड़ा सा बहुत परेशानी हो, आपको ऊपर नीचे कहीं लगे, इमोशंस आपके हिलें, या आपका दिमाग उससे परेशान रहे अपनी बॉडी को लेके कि ये क्यों हो रहा है। छोटी मोटी चीज़ें होंगी बट उसकी वजह से परेशानी रह सकती है। या फिर एक ये भी है कि अगर अच्छे कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आप एक्स्ट्रा केयर लेना शुरू कर दोगे अपनी बॉडी का। छोटी सी भी अगर कोई चीज़ आपको लगेगी तो फ़ौरन आप उसकी केयर कर लोगे, या एक्सरसाइज ज़्यादा करने लगोगे। अगर आपको लगता है अलार्मिंग है हल्का सा, कुछ आपने रिपोर्ट वगैरह कराई, टेस्ट रिपोर्ट्स, अगर हल्की सी भी अलार्मिंग आ गई तो आप एकदम अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, केयरलेस नहीं रहोगे उसके लिए, अगर अच्छे कॉम्बिनेशन बैठ रहे होंगे। ठीक, टॉरस में, सॉरी लिब्रा में आपका मून जा रहा है, तो लिब्रा राशि जो है वो वीनस की है। ठीक, बट लिब्रा जो है वो तुला राशि है, बैलेंस की राशि है, यहाँ पर सैटर्न भी एग्जल्ट होता है। मून यहाँ पे उतना परेशान नहीं है, मून के लिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी क्योंकि ये शनि से अगर देखो तो अष्टम है और चंद्रमा से शनि छठे घर में है, तो ये एक तरीके से 6-8 का कॉम्बिनेशन बन गया, जो कि उतना अच्छा नहीं होता। तो हो सकता है यहाँ पर इस टाइम पे आपके इमोशंस, आपके माइंड को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े इन चीज़ों से रिलेट करके। ठीक, तो ये चीज़ होगी अगर लिब्रा में जाएगा। अब उसके बाद शनि अगर, सॉरी चंद्रमा अगर आपका स्कॉर्पियो में बैठा हुआ, आपकी राशि स्कॉर्पियो है, लगन सिंह है और आपकी राशि स्कॉर्पियो है, तो देखो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा नीच का है, पहले ही थोड़े से आपका हो सकता है लाइफ में आपके इमोशंस इधर उधर हों। अगर और ज़्यादा थोड़ा सा चंद्रमा पे कुछ और इफेक्ट भी है तो हो सकता है इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, या माता को लेके या तो ओवर पॉजेसिव होना या माता से बिल्कुल कट जाना, ये दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं जब भी। या हो सकता है आपकी मदर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, या मदर बिल्कुल ध्यान ना देती हो, दोनों तरफ एक्सट्रीम होता है। क्योंकि जब स्कॉर्पियो आ जाता है ना, स्कॉर्पियो में थोड़े से इमोशंस आपके डिस्टर्ब होते हैं। और पर अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्राइन बन जाएगा। ठीक है, शनि के नवम घर में आ जाएगा चंद्रमा, और चंद्रमा से शनि पंचम में हो जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया भी था अपने वीडियोस में कि अगर शनि के ट्राइन में चंद्रमा आएगा तो माता के रिलेटेड चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो, या उनसे आपके कोई वैचारिक मतभेद ज़्यादा बढ़ जाए इन दिनों में। ठीक है, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो राशि है तो यहाँ पर वैसे ही इमोशंस थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं, और शनि की वजह से तो उन चीज़ों पे लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए ये चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। बट करियर रिलेटेड, बिकॉज शनि करियर से है, तो करियर रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको मूवमेंट दे सकता है, जॉब में ट्रांसफर दे सकता है, नई जॉब दिला सकता है जिसकी वजह से दूर कहीं ट्रांसफ़र आपको जाना पड़े, ट्रैवलिंग करना पड़े, बिकॉज मून इज़ ट्रैवल। ठीक, तो उन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्लो ऑफ ब्लड भी होता है मून से रिलेटेड, तो उन चीज़ों में भी फ़र्क आएगा। बट अब डिटेल बहुत सारी है, सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो और कॉम्बिनेशंस पे भी डिपेंड करेगा। बट मून रिलेटेड चीज़ों में यहाँ फ़र्क आएगा जब मून सैटर्न के ट्राइन में आएगा। उसके बाद अब आपका जो चंद्रमा है वो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में आ गया, ये मित्र की राशि में है। और अगर लगन से देखो तो ट्राइन साइन में है, और सैटर्न से देखो तो 4-10 का कॉम्बिनेशन बन रहा। ठीक है, सैटर्न से 10th हाउस में आया तो ऑब्वियसली करियर रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा, कुछ ना कुछ मून से रिलेटेड करियर या करियर में चेंज या ट्रैवलिंग, उन सब चीज़ों को तो फिर से देगा। बट क्या कहते हैं यहाँ पर अब सैजिटेरियस में गया है, तो सैजिटेरियस में बिकॉज इट्स अ फायरी साइन, तो थोड़ा सा वो तत्व आना इमोशंस को लेके, ठीक है, एक
सैजिटेरियस जो होता है वो धनु एक एम साइन होता है, तो यहाँ पर आपका सैटर्न उसे और ज़्यादा करियर की तरफ, क्योंकि 10वां आपका वो बन रहा है, और यहाँ पर धनु राशि ऑलरेडी, धनु राशि में जो चंद्रमा होता है वो ऑलरेडी ये लोग अपने एम के वो होते हैं कि लाइफ में इनका जो एम है उसे अचीव करना, सैटर्न यहाँ आके उसे और सपोर्ट करेगा बिकॉज इट्स अ 10th एस्पेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर आपको अचीव अपने एम्स जो होंगे उनका अचीवमेंट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और दूसरा क्या है, शनि से 10वें घर में गए हो तो करियर रिलेटेड चीज़ों में दिमाग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका मन करेगा कि आप चीज़ों को अचीव करो, करियर में राइज करो। और शनि चौथे घर में, चंद्रमा से चौथे घर में गोचर करेगा। चौथा घर होता है आपका फिर दोबारा से इन लोगों के लिए हाउस होल्ड रिलेटेड चीज़ें, माता आपकी मदर से, और क्या कहते हैं फैमिली से, अपने सेल्फ कंटेनमेंट हैप्पीनेस, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस जो होती है, खुशी अंदर की, इन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आपके इमोशंस में। और हो सकता है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कि कैसा आपका 8वां घर प्लेस्ड है शनि से, सॉरी चंद्रमा से चौथा घर जो है वो कैसा प्लेस्ड है, वहाँ पे और क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। अगर वो नेगेटिवली इंपैक्टेड है तो डेफिनेटली आपके इमोशंस काफ़ी ख़राब भी हो सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, और हो सकता है आप थोड़े से परेशानी में भी आए। उसके बाद जब आपका चंद्रमा जो है कैप्रिकॉर्न में आ जाता है, अब देखो यहाँ पर ना एक और चीज़ भी फ़र्क आएगी कि नक्षत्र में कौन से में बैठा है। ज़रूरी नहीं है अब 10वें में हो सकता है धनिष्ठा में बैठा हो, 10वें में हो सकता है किसी और नक्षत्र में बैठा हो। 10वें से मेरा मतलब है सॉरी कैप्रिकॉर्न में जब जाएगा तो हो सकता है किसी और तो नक्षत्र की चीज़ें भी कैलकुलेट वो इसमें असर डालेंगी, वो हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, बट वो भी चीज़ें आप लोगों को देखनी है जब आप ये गोचर में देखेंगे कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से देखो शनि जो गोचर करेगा वो चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव आपको पता है कि छोटे बहन भाइयों का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, डिज़ायर्स का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके नेबर्स का होता है, हाथों के मूवमेंट का होता है, रिटन कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पर क्या इन चीज़ों की तरफ, ठीक है, आपका मन जाने के लिए कोशिश करेगा, या इन, और ये भी हो सकता है इसका ऑपोजिट, या फिर इन चीज़ों की वजह से आपका मन ख़राब हो सकता है, छोटे बहन भाइयों से कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आए, या छोटे बहन भाइयों की वजह से कुछ मानसिक कष्ट होने की चांसेस हों। वो डिपेंड करेगा आपके कॉम्बिनेशंस में कि किस तरह के बैठे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट आपको करनी होंगी। चंद्रमा अपने से छठे में बैठा हुआ है, लगन से छठे में बैठा हुआ है, तो वो कैसे इफेक्ट वो दे रहा है आपको। ठीक है, छठा घर कितना इम्पैक्टेड है, 8वां घर कितना इम्पैक्टेड है, किस नक्षत्र में बैठा है, क्या दशा चल रही है, वो सब चीज़ें देखनी है। बट बेसिकली चंद्रमा से 3rd हाउस में जा रहा है, तो 3rd हाउस रिलेटेड चीज़ों को आपको देखना होगा चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा आपका मन को दर्शाता है। लगन से तो अष्टम में गया, अष्टम की चीज़ों को दे रहा है, पर चंद्रमा से तीसरे घर में गया तो तीसरे घर से रिलेटेड चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, जो तीसरे घर की से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक, क्योंकि चंद्रमा, अगर आप चंद्र कुंडली देखोगे तो शनि जो है चंद्रमा से तीसरे घर में गोचर कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपका कुंभ राशि में अगर चंद्रमा बैठा है, देखो जिनका भी कुंभ राशि में सिंह लगन में चंद्रमा बैठा हुआ तो उनका तो ऑलरेडी इस टाइम पे 7.5 चल रही है। ठीक है, और जब सैटर्न इससे अगले हाउस में जाएगा, यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में जाएगा, तो ये 7.5 उतरती हुई है, लास्ट के 2.5 साल बचे होंगे तो अब भी 7.5 चल रही होगी। ठीक है, तो वो तो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रहेगा ही। और दूसरे भाव में जाएगा तो फैमिली को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपकी स्पीच को लेके आप लोगों को कंसर्न रहोगे आप। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दोगे, आपका दिमाग चीज़ें उधर जाएंगी। और देखो अब एक चीज़ और है देखने वाली कि सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा अष्टम में गया, शनि अष्टम में गया और चंद्रमा से द्वितीय भाव में गया। द्वितीय भाव फैमिली हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो कि सैटर्न का जो एक एस्पेक्ट है लगन से, वो द्वितीय भाव में पड़ रहा है, तो लगन से भी कहीं ना कहीं 2nd हाउस इफेक्टेड है, और चंद्रमा से भी अगर यहाँ बैठा हुआ है तो 2nd हाउस रिलेटेड चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आपको ये भी चीज़ें सोचनी है कि कौन कौन से हाउस में मूवमेंट हो रहा है लगन से, या फिर चंद्रमा से कहाँ कहाँ देख रहा है, क्या हो रहा है। उन हाउसेस से जो कॉमन चीज़ें बन रही हैं, इसका मतलब उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, या फिर वो एरिया आपके फोकस में ज़्यादा रहेंगे थ्रू आउट नेक्स्ट 2.5 ईयर्स, जब शनि का गोचर यहाँ होगा पाइसेस साइन में। तो चंद्रमा से दूसरे घर में है तो फैमिली से लेके हो सकता है चीज़ों से ज़्यादा आप लोगों का दिमाग फैमिली की तरफ ज़्यादा रहे। परेशान होगा, नहीं होगा या खुश होगा, वो तो डिपेंड करेगा अलग चीज़ों पे। ठीक है, बट दिमाग ज़्यादा उधर दौड़ेगा, फाइनेंसिस की तरफ दौड़ेगा, इनकम की तरफ,
दौड़ेगा, क्योंकि दोनों से कंबाइंड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है, ठीक। अब जिनका भी चंद्रमा पाइसेस साइन में ही बैठा हुआ है, उनकी मेन साढ़े साथी, मेजर साढ़े साथी शुरू हो रही है, ठीक है। चंद्रमा और शनि का, जब शनि गोचर करेगा चंद्रमा के ऊपर तो देखो, इसको हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। कुछ लोग सैटर्न चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को विष योग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट ठीक है, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक तरीके से लगन में आ जाएगा। लगन में आके ये हो सकता है कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जब ये वैसे लगन, चंद्रमा लगन में, सॉरी, अगर सैटर्न लगन में गोचर कर रहा है तो वो कैसे आदमी को कैसे इफेक्ट देता है सबको, कि वो लेजी बनाएगा या आपकी बॉडी की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आपके चंद्र लगन पे आएगा तो आपको ध्यान देना होगा अपनी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि देखो लगन तो आप ही हो, वो आपके ऊपर, अभी फैमिली किसी चीज़ पे नहीं, आपके ऊपर। तो हो सकता है आप अपने से रिलेटेड चीज़ों को लेके आपका मन या तो बहुत खुश हो सकता है या दुखी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशंस। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई कर सकता है तो अगर चंद्रमा जिनका भी पाइसेस साइन में है और शनि का गोचर हो रहा है, तो अगर आप लोग शिव जी पे जल, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो अगले 2.5 साल लगातार, और आपको शिव भक्ति का शौक़ है, आपको पसंद है, आप भक्ति में थोड़ा विश्वास रखते हैं, तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए ये अगले 2.5 साल। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब लगन से तो देखो वो अष्टम में गया, पर चंद्रमा से वो चंद्र लगन में गया, तो वो दोनों चीज़ों के इफेक्ट देगा, ठीक है। चंद्रमा से लगन से अष्टम में गया तो वो अष्टम की चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है, बट चंद्रमा से लगन में है, तो लगन यानी आपसे रिलेटेड चीज़ें, आपकी बॉडी, आपका बॉडी वाइटैलिटी, आप एज एन होल, आपकी विशेज़ क्या है, क्या नहीं है, क्या चाहते हो आप, वो सब चीज़ों में दिमाग बहुत ज़्यादा जाने के चांस हैं। और अपनी बॉडी की तरफ तो वो रहेगा, इफेक्ट डालेगा। तो हो सकता है उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है आप लोगों के इमोशंस, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, चलिए, अब जो है चंद्रमा जो है वो अगर मेष राशि में बैठा है सिंह लगन वालों के लिए, तो यहाँ से वो शनि जो है वो 12वें घर में गोचर कर रहा है चंद्रमा के। अब मेष राशि का चंद्रमा वैसे भी इन लोगों का मूवमेंट, दिमाग तेज़ होता है, मतलब इन लोगों के थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एकदम से दिमाग जल्दी से इनके थॉट्स आने जाने वो चलते हैं। अब इसमें भी नक्षत्र पर डिपेंड करेगा कौन से नक्षत्र में वो आ रहा है, बट अश्विनी नक्षत्र में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि दिमाग ऑलरेडी आपका तेज़ चल रहा है। अब उस यहाँ से 12वें घर में शनि आ गया। 12वां घर किन चीज़ों को रिलेट करता है? फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रैवल्स, ठीक है, मेडिटेशन, आइसोलेशन, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके लॉसेस, बेड प्लेजर्स। तो अब जब इन चीज़ों में चंद्रमा से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा माइंड है, तो माइंड को इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। तो हो सकता है फॉरेन ट्रैवल्स की तरफ दिमाग जाए, हो सकता है आपका फॉरेन ट्रैवल का कोई योग बन रहा हो तो आप उसे लेकर थोड़े डिस्टर्ब हो जाएं कि कब बनेगा, टाइम लग रहा है, मुझे जल्दी होना चाहिए। क्योंकि देखो ये अब लगन से अष्टम में गया तो अष्टम की चीज़ों का जैसे मैंने आपको बताया, बट लगन से भी अष्टम में गया, ठीक है। तो अष्टम एक इतना पॉजिटिव साइन तो है नहीं आपके लिए लगन से, तो वहाँ पर, और चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हुआ है आपके पाइसेस में, तो वहाँ से आपके 12वां घर, तो लगन से अष्टम और चंद्रमा से 12वां, तो ये योग उतना अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डायरेक्टली आप उससे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे कि सारे सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा अगर शनि अष्टम में गोचर कर रहा है तो वो खराब हो गया, नहीं। बट जब चंद्रमा के भी वो 12वें में कर रहा है और लगन से अष्टम में कर रहा है, दो हाउसेज ऐसे हैं जिनको हम दुष्टाना हाउस बोलते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये साढ़े साथी का पीरियड अफेक्ट करने वाला है, इन टर्म्स कि थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि आप डिस्टर्ब रहें। तो वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बट डिस्टर्बेंस आने के चांसेस काफ़ी हैं, ठीक। अब वो 8वें घर की चीज़ों को रिलेटेड करके लगन से होगा और चंद्रमा से 12वें हाउस की चीज़ों को लेके होगा, ठीक। अब उसके बाद अब जब आपका चंद्रमा जो है वो टॉरस में जाता है, अब टॉरस में यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, तो ये बहुत अच्छा है अगर किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है। सिंह लगन वालों के लिए वो दशम भाव में जा रहा है, बट चंद्रमा से
शनि जो है वो 11वें स्थान में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। अब मैं सिर्फ मुझे चंद्रमा पता है बट मुझे और कुछ नहीं पता। और एक चीज़ मुझे यहाँ और पता है कि चंद्रमा जो है 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर का स्वामी 10वें घर में आ गया, ठीक है। तो ये डेफिनेटली करियर में चेंजेस देता है। जब अगर ओरिजिनल बात करें कि 12वें घर का स्वामी अगर 10वें घर में आ जाता है तो वो चेंजेस देता है करियर में। बट यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं लगन से दशम में है, चंद्रमा से 11वें भाव में है शनि। तो हो सकता है यहाँ पर ये आपको करियर रिलेटेड गेन्स दे दे, नई जॉब लगवा दे, सैलरी इंक्रीमेंट करा दे, कोई प्रमोशन दिला दे। ऐसे योग बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर कंडीशन। या हो सकता है आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से, क्योंकि यहाँ अष्टम घर जो है वो आपका सडन गेन्स का भी है। तो अगर अच्छा सब कुछ है तो हो सकता है स्टॉक मार्केट से एकदम आपको सडन गेन हो जाए जिनका चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। या फिर आप गेंस को लेके या वहाँ से जो भी गेंस आएगा उसको लेके आपका मन जो है बहुत बैलेंस्ड रहने वाला है और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहने की कोशिश करने वाले हो क्योंकि मन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं। बट हमें और भी प्लैनेट्स और भी चीज़ें, नक्षत्र, सब चीज़ें, दशा, सब चीज़ें देख के ही पता लगेगा। बट ये एक जनरल यहाँ पर बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा आपका यहाँ पर उच्च का बैठा है और चंद्रमा से 11वें घर में शनि जा रहा है। 11वां घर होता है गेंस का। उच्च का चंद्रमा बैठा है तो वो गेंस की तरफ ज़्यादा फोकस कराएगा, आपका दिमाग उधर लेके जाएगा जहाँ पे आपको गेंस होने के ज़्यादा चांस, ठीक। अब उसके बाद बट डेफिनेटली सिंह लगन वालों के लिए एक चीज़ थोड़ा सा वो होती है कि चंद्रमा 12वें घर का स्वामी भी होता है, वो देख के चलना है। अब फिर चंद्रमा 11वें घर में जाता है। 11वें घर में जब चंद्रमा लगन से 11वें घर में जा रहा है, ठीक है, चंद्रमा, और चंद्रमा से शनि जो है वो दशम भाव में आ गया, ठीक है। तो दशम भाव में आएगा तो एक करियर रिलेटेड चीज़ों की तरफ दिमाग ज़्यादा लेके जाएगा। या फिर हो सकता है कि ये आपका प्रमोशंस या उन सब चीज़ों की तरफ कि हाँ मुझे राइज़ करना है, मुझे अपनी पोजीशन अप करनी है, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया मेरा प्रमोशन ड्यू है। या मुझे मैं किसी अगर कोई कंपटीशन हो रहा है वहाँ पर ऑफिस में या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे मुझे कोई सर्टिफिकेट या कोई एक प्रोग्रेस मिल सकती है या मेरा कुछ भी जैसे होता है ऑफिसेज में, तो मैं उनकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ कि मुझे कोई क्रेडिट मिल जाए, मुझे कोई अच्छा एक सम्मान मिल जाए मेरे करियर में, एक पदवी मिल जाए। वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आएंगी बिकॉज चंद्रमा से दशम घर में शनि का गोचर हो रहा है। तो ये अच्छा गोचर है। लगन से अष्टम में हो रहा है, चंद्रमा से दशम में हो रहा है, तो ये अच्छा गोचर माना जाएगा चंद्रमा के हिसाब से, ठीक। अब उसके बाद जब चंद्रमा आपका 12वें घर में हो यानी कि अपने ही साइन में बैठा हो, ठीक, ये एक तरह का योग होता है। अगर 12वें घर का स्वामी छठे घर का 8वें घर का अपने ही घर में बैठा हो तो इसे काफ़ी बड़ा योग माना जाता है, बहुत अच्छा राजयोग होता है, ठीक। यहाँ से शनि आपका नवम भाव में आ गया। अब नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, ठीक है, आपके फादर रिलेटेड होता है, गुरुओं से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है या आपका जो दिमाग है या आपका मन है वो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाए या फिर रिलीजियस ट्रैवल पे जाए, रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करो आप, ठीक। चंद्रमा आपको वहाँ लेके जाए, चंद्रमा कारक है ट्रैवलिंग का, तो हो सकता है आपको ट्रैवल कराए उधर की तरफ, रिलीजियस प्लेसेस की तरफ, या फादर के साथ ट्रैवलिंग हो, फादर के लिए ट्रैवलिंग हो, फादर से मिलने के लिए ट्रैवलिंग हो। ये सब चीज़ें ट्रैवल एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है आपका, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, धर्मा का है तो धर्म की तरफ आपके कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट और बढ़ना, भगवान की तरफ, दान पुण्य की तरफ, इन सब चीज़ों में, गुरुओं की तरफ, गुरुओं की सेवा करने में, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है क्योंकि चंद्रमा एक तो अपनी ही राशि में बैठा है, स्वग्रही होकर बैठा है, स्टेबल बैठा है, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीज़ें मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लगन से वही अष्टम भाव में जा रहा है बट चंद्रमा से वो नवम भाव में जा रहा है, ठीक। तो नवम और अष्टम दोनों के रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से हम लोग हर लगन में चंद्रमा जब अलग अलग साइन में बैठेगा तो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर वीडियो में। तो उससे आप क्या है रिजल्ट्स को ब्लेंड कर सकते हैं कि मुझे असेंडेंट से कैसे मिल रहे हैं, मुझे चंद्रमा से कैसे मिल रहे हैं, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्या और एक्स्ट्रा चीज़ मुझे दिख रही है जो मुझे मिल सकती है। हो सकता है लगन से ना मिल रही हो पर मून लगन से, चंद्र लगन से आपको चीज़ें जहाँ पर वो इम्पैक्ट आ रहा है वो चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाए या उधर आपको सक्सेस ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका चंद्र कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है या चंद्र का इफेक्ट ज़्यादा है तो वो चीज़ें ज़्यादा मिलने के चांस, लगन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी बट चंद्र लगन से अगर ज़्यादा दिख रही है तो आपको वो ज़्यादा मिलेंगी,
ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था गाइस। आप आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ना एक बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि जब मैंने बात करी कि केतु यहाँ बैठा है, तो केतु से जो नवम है, यानी कि इस हाउस पे जब केतु का मैं बोलता हूँ कि एक एस्पेक्ट आ रहा है, तो वो एस्पेक्ट से मेरा मतलब ये होता है कि केतु के ट्राइन में ये हाउस आ रहा है पंचम से और ये नवम से आ रहा है। ये ना नाड़ी का कॉन्सेप्ट होता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। और वैसे तो ट्राइन हाउसेस सभी से इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्राइन हाउसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आप देखो लगन से भी आपके पंचम और नवम इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो फिफ्थ और नाइन्थ हर हाउस से उसका ट्राइन होता है, हर प्लैनेट से उसका ट्राइन होता है। और ट्राइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ट्राइन हाउसेस आर वेरी पावरफुल। केंद्र भी, हर प्लैनेट से उसका केंद्र, हर प्लैनेट से उसका ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। लोग देखते नहीं, लोग सिर्फ ये सोचते हैं अरे एस्पेक्ट हमने तो पढ़ा ही नहीं कहीं कि आपका एस्पेक्ट होता है केतु का। ये नहीं पढ़ा तो हर चीज़ की स्पून फीडिंग नहीं होती ना, कुछ तो अपनी भी अकल लगानी पड़ती है इंसान को, राइट। कि अगर आप ये जानते हैं कि केंद्र और ट्राइन इंपॉर्टेंट है, तो हर हाउस से, हर प्लैनेट से उसका केंद्र और ट्राइन भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें देखना चाहिए। और उसमें भी ट्राइन को ज़्यादा परसेंटेज दी गई है, अगर पढ़ा हो तो क्लासिक्स में जाके देख सकते हैं। तो इसलिए केतु के ट्राइन की मैं बात कर रहा हूँ कि जब केतु का ट्राइन होता है, और केतु के अगर जब मूवमेंट यहाँ होगा फिफ्थ हाउस में, तो वो उसके बाद अपने ट्राइन से आपके फिफ्थ एस्पेक्ट से आपके नाइन्थ इसको देखेगा, सैजिटेरियस साइन को। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि ट्राइन, मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि ट्राइन कैसे, हमने तो फिफ्थ एस्पेक्ट नहीं पढ़ा, या किसी ने पूछा कि फिफ्थ एस्पेक्ट, नाइन्थ एस्पेक्ट केतु के एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। कुछ लोग केतु और राहु को एस्पेक्ट्स मानते ही नहीं हैं, बिकॉज वो उनको प्लैनेट कंसिडर नहीं करते। मैं भी केतु और राहु के एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्राइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ एंड नाइन्थ। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझो। चलिए ठीक है, चलिए अब अगले असेंडेंट के लिए मिलेंगे, और मून लगन से हम लोग सैटर्न ट्रांजिट की बात करेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।